ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम अध्याय 161 मैं जिम्मेदारी लूंगा। गुहे प्रांगण से 300 मीटर दूर सफ़ेद गाउन पहने यून यून पास के प्रांगण को निहार रही थी। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से जटिल थी, आगे बढ़ने में हिचकिचाहट। यून यून, ओह यून यून, जब भी कोई महत्वपूर्ण क्षण होता है तो तुम हमेशा हिचकिचाती क्यों हो? उसके सुंदर चेहरे पर एक कड़वा भाव दिखाई दिया और यून यून ने खुद से बड़बड़ाया। अब यून यून के दिल में उसने उस दिन गुफा में जो कुछ भी हुआ उसके लिए गुहे को पहले ही माफ कर दिया था। वह उनके बीच की दूरी को सक्रिय रूप से हल करने के लिए यहाँ आई थी। वास्तव में इस अवधि के दौरान वह पहले ही 3 बार यहाँ आ चुकी थी, लेकिन हर बार जब वह यहाँ आए तो यून यून हिचकिचाई। उसने पाया कि उसके दिल में नाराजगी के बिना वह नहीं जानती थी कि गुहे का सामना कैसे करना है और वह थोड़ी असमंजस में थी। उसे देखने पर उसे क्या कहना चाहिए? वह ये नहीं कह सकती थी कि उस दिन जो कुछ हुआ उसके लिए उसने उसे माफ़ कर दिया है। ये बहुत शर्मनाक होगा। यून यून हमेशा से ही बहुत ही संवेदनशील रही है और एक महिला होने के नाते उसके लिए ऐसी बातें कहना वाकई बहुत मुश्किल था। इसके अलावा अगर वह ऐसी बातें कहती तो क्या वह उसे एक तुच्छ व्यक्ति समझ लेता? खुद यून यून ने भी यह नहीं देखा था कि अनजाने में वह गुहे की उसके बारे में राय को लेकर बहुत चिंतित हो गई थी। कोई बात नहीं, भविष्य में जब मौका मिलेगा तो इस बारे में बात करेंगे। एक पल के लिए झिझकने के बाद यून यून ने अपने सामने के आंगन की ओर देखा, धीरे से आह भरी, फिर धीरे से मुड़ी, जाने के लिए तैयार। क्यों, तुम नमस्ते कहे बिना ही जाने वाली हो? जैसे ही वह मुड़ी उसके पीछे से एक स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी। ये जानी पहचानी आवाज़ सुनकर यून यून का नाजुक शरीर थोड़ा सख्त हो गया और उसने जाने के लिए अपने कदम रोक दिए। फिर यून यून पलटी, उसकी नज़र अचानक सामने आए गुहे पर पड़ी। उसकी खूबसूरत आंखों में अब पिछली बार वाली ठंडक नहीं थी, इसके बजाय वह थोड़ी जटिल लग रही थी। तुम? यून यून के लाल होंठ थोड़े से हिले, कुछ कहना चाहती थी लेकिन वह झिझक रही थी, बोल नहीं पा रही थी। मुझे माफ़ कर दो। जैसे ही यून यून सोच रही थी कि कैसे बोलना है, गुहे की आवाज़ फिर से सुनाई दी। यून यून ने गुहे के चेहरे पर देखा, उस पर माफ़ी का एक संकेत देखा और उसने ईमानदारी से कहा, पिछली बार जो हुआ उसके लिए मुझे वास्तव में खेद है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। गुहे के शब्दों ने यून यून को थोड़ा चौंका दिया। उस दिन गुफा में जो कुछ भी हुआ वह उसके दिमाग में फिर से कौंध गया, जिसने यून यून के मूल रूप से शांत दिल को विचलित कर दिया। एक पल की चुप्पी के बाद यून यून ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, अपना नाजुक चेहरा ऊपर उठाया और एक कोमल आवाज़ में कहा, उस दिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जैसे ही उसने ऐसा कहा यून यून को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर यह गुहे की गलती नहीं थी तो क्या यह उसकी गलती थी? ये सोचते हुए यून यून ने जल्दी से खुद को छिपाने के लिए कहा, उस दिन को इतने दिन हो गए हैं, मैं पहले ही इसके बारे में भूल चुकी हूँ। चलो मान लेते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं पहले निकल जाती हूँ। इतना कहने के बाद यून यून ने गुहे का सामना करने की हिम्मत नहीं की और जाने के लिए मुड़ गई। रुको! यून यून को जाते हुए देखकर गुहे का दिल धड़कने लगा और उसका चेहरा वहीं गायब हो गया। अगले ही पल वह सीधे यून यून के सामने आ गया। ये देखकर कि गुहे ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया, यून यून का दिल धड़कना बंद हो गया और उसके खूबसूरत चेहरे पर घबराहट के निशान दिखाई दिए। गुहे ने यून यून को गंभीरता से देखा और ईमानदारी से कहा, मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी भूलना नहीं चाहती। मेरे लिए यह एक खूबसूरत याद है। बोलने के बाद गुहे ने एक कदम आगे बढ़ाया, धीरे धीरे यून यून के पास पहुंचकर कहा, इसके अलावा क्या तुम वाकई इसे ऐसे ले सकती हो जैसे कुछ हुआ ही न हो? जैसे जैसे गुहे करीब आया यून यून को एक मजबूत मर्दाना आभा महसूस हुई और उसका नाजुक चेहरा और भी अधिक घबरा गया। उसने मच्छर जैसी आवाज़ में कहा, मैं। यून यून में स्पष्ट उलझन देखकर गुहे ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसका कोमल हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, यून यून, तुम भूल नहीं सकती है न? गुहे के सीधे सादे कबूलनामे को सुनकर यून यून का शरीर अकड़ गया, उसकी पलकें थोड़ी कांपने लगीं। क्या हो रहा है ये समझने के बाद यून यून तुरंत पीछे हट गई और गुहे की पकड़ से मुक्त हो गई। मुझे भी नहीं पता। यून यून कुछ हद तक विचलित लग रही थी, उसने अपना सिर हिलाया। उसने गुहे के अचानक कबूलनामे का सामना करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वह भागने का बहाना खोजने वाली थी, गुहे ने उसकी आंखों में देखा, फिर उसके सामने आकर उसकी पतली कमर को सीधे गले लगा लिया। तुम? यून यून के चेहरे पर पीलापन आ गया, वह संघर्ष करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह खुद को मुक्त नहीं कर पाए। गुहे ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके कान के पास आज्ञाकारी लहजे में कहा, यून यून, जब से यह हुआ है हमें इसका सामना करना होगा। चिंता मत करो, मैं जिम्मेदारी लूंगा। अब से तुम मेरी हो।
उसके कान के पास गर्मी महसूस करते हुए यून का दिल धड़क उठा और उसके नाजुक चेहरे पर एक लाली दिखाई दी। उसने थोड़ी शर्मिंदगी भरी आवाज में कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम जिम्मेदारी लो, मुझे जाने दो। गूहे उसे करीब से देखते हुए एक जटिल नज़र से यून ने गूहे को देखा और कहा, गूहे पहले मुझे छोड़ दो। अचानक उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उसके शब्द अचानक बंद हो गए। गूहे ने अचानक अपना सिर नीचे किया, उसके लाल होंठों को चूमा, उसकी पतली कमर को कसकर गले लगाया। उसने उसे जोश से चूमा। गूहे के अचानक कदम का सामना करते हुए यून स्तब्ध रह गई, कुछ देर तक प्रतिक्रिया करने में असमर्थ रही। थोड़ी देर बाद गूहे ने उसके होंठ छोड़े और यून को देखा, धीरे से कहा, अब क्या मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ? बड़ी बड़ी आंखों से यून ने उसे देखा, होंठ थोड़े खुले हुए थे, दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसका गोरा चेहरा लाल हो गया था। वह इस मुद्रा में बनी रही, ऐसा लग रहा था कि वह स्तब्ध है। यून को चुप देखकर गूहे ने उसके नम लाल होंठों को देखा और धीरे धीरे नीचे झुक गई। मत करो। इस समय यून ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपना ज़ैद हाथ गूहे की छाती पर रख दिया। क्या मैं अब जिम्मेदारी ले सकती हूँ? गूहे ने उसे मजबूर नहीं किया, उसकी निगाहें यून पर टिकी हुई थीं। अगर वह सहमत नहीं हुई तो उसे चूमने के मूड में। गूहे की दबंग निगाहों का सामना करते हुए यून ने अपने लाल होंठों को काटा, उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। एक पल की चुप्पी के बाद वह कांप उठी और बोली, क्या तुम मुझे कुछ समय दे सकते हो? गूहे ने यह भी समझा कि वह बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाल सकता। उसने अपना स्वर नर्म करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाओ। अगर तुम समझ जाओगी तो तुम कभी भी मुझसे मिल सकती हो। ये सुनकर यून थोड़ा शांत हो गई। उसने गूहे की ओर देखा, जो अभी भी उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए था, और धीरे से कहा, क्या तुम मुझे अभी के लिए छोड़ सकते हो? गूहे ने अनिच्छा से यून की पतली कमर को छोड़ दिया। शर्मीले चेहरे और पानी भरी आंखों के साथ गूहे की ओर देखते हुए यून ने गूहे के दिल को झकझोर दिया। मैं अब जाऊंगी। थोड़ा घबराया हुआ महसूस करते हुए यून भागना चाहता था। रुको, गूहे अचानक बोला, फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक नीला मुलायम कवच निकाला। पुनश्च लेखक एक अकेला कुत्ता है, ऐसे घटिया प्रेम दृश्य लिखने में अच्छा नहीं है, मुझे माफ करें। अध्याय 162, एक खजाना पेश करना। ये कवच, इसे ले लो। गूहे ने जुवानबिंग पवित्र कवच को यून को सौंप दिया। यह क्या है? यून ने जुवानबिंग पवित्र कवच को देखा और फिर कुछ उलझन के साथ गूहे की ओर देखा। आपके लिए एक उपहार। पिछली बार मैजिक बीस्ट पर्वतों में क्या आपका आंतरिक कवच क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था? जैसे ही उसने कहा, गूहे की उंगली भंडारण की अंगूठी पर फिसल गई और उसके बाएं हाथ में एक हल्के नीले रंग का धातु का आंतरिक कवच दिखाई दिया, जिस पर बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा के पंजे के निशान थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे अभी भी रखोगे। गूहे द्वारा निकाले गए हल्के नीले रंग के आंतरिक कवच को देखते हुए यून की आंखें थोड़ी बदल गईं और उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई। उसके विचार तुरंत उस समय पर वापस चले गए जब वे दोनों मैजिक बीस्ट पर्वतों में थे। अगर गूहे न होती तो वह बहुत पहले ही बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा के पंजे के नीचे मर गई होती। बेशक यह आपकी निजी वस्तु है, मैं इसे कैसे खो सकता हूँ? गूहे ने हल्के नीले रंग के आंतरिक कवच को बड़े करीने से मोड़ा। ये दृश्य देखकर यून की स्पष्ट नम आंखों में अचानक एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी निजी वस्तु में से किसी एक को इतना महत्व देगा। ये सोचते हुए यून के दिल में मिठास की एक झलक बह निकली और गूहे पर उसकी नज़र कोमल हो गई। इसमें अभी भी तुम्हारी खुशबू है, तुम्हें पता है। अगले ही पल गूहे ने हल्के नीले रंग के आंतरिक कवच को कस दिया, अपनी नाक के नीचे इसे हल्के से सूंघा और एक हल्की खुशबू छा गई। गूहे की हरकत देखकर यून क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसके गोरे चेहरे पर धीरे धीरे एक लाली दिखाई दी और उसने कुछ शर्मिंदगी से कहा, क्या तुम इसे मुझे वापस दे सकते हो? तुम्हें वापस दे दूं? शब्दों पर गूहे थोड़ा रुका, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। नहीं, यह एकमात्र चीज़ है जो तुमने मेरे लिए छोड़ी है, मैं इसे तुम्हें कैसे वापस दे सकता हूँ? इसके बाद एक विचार के साथ गूहे ने सीधे हल्के नीले रंग के आंतरिक कवच को वापस भंडारण रिंग में संग्रहित कर दिया। ये देखकर यून चुप हो गया। वास्तव में उसने उसके लिए बहुत कुछ योगदान दिया था। गुफा में उसने उसके लिए बहुत सी चीज़ें छोड़ी थीं। उसने उसे अभी तक कुछ नहीं दिया था। ठीक है, इस आंतरिक कवच को उसके पास रहने दो। हालांकि आप सुरक्षात्मक आंतरिक कवच के बिना नहीं जा सकते, इसलिए आपको ये नर्म कवच रखना चाहिए। इसे हम दोनों के बीच स्नेह के प्रतीक के आदान प्रदान के रूप में माना जा सकता है, गूहे ने फिर से कहा और जुवानबिंग पवित्र कवच को यून को सौंप दिया। स्नेह का प्रतीक। यून ने गूहे को तब तक घूरा जब तक कि उसे अपने हाथ में ठंडक महसूस नहीं हुई। वह अचानक अपने होश में आ गई। गूहे ने अभी जो कहा था उसे सोचते हुए उसके सुंदर चेहरे पर एक शर्मीली अभिव्यक्ति दिखाई दी।
उसने पहले ये क्यों नहीं देखा कि इस लड़के की चमड़ी इतनी मोटी थी। फिर युन युन ने अपने हाथ में नर्म कवच को देखा। ठंड के स्पर्श ने उसे कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। ये नर्म कवच असाधारण था। इसे एक पल के लिए पकड़े रहने पर युन युन ने निष्कर्ष निकाला कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। फिर उसने अपने हाथ में नर्म कवच खोला और एक मर्दाना आभा तुरंत उसके नथुने में घुस गई। ये है। युन युन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह नर्म कवच गूहे ने पहना था और यह उसका निजी कवच भी था। ये समय, क्या उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने व्यक्तिगत कवच का आदान प्रदान किया? गूहे ने स्नेह के प्रतीक के बारे में जो कुछ कहा था उसके बारे में सोचते हुए युन युन को लगा कि उसका सुंदर चेहरा गर्म हो रहा है। तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और इसे पहन लो। युन युन को जुवानबिंग पवित्र कवच पकड़े और अचानक चुप हो जाने को देखकर गूहे मदद नहीं कर सका और आग्रह किया, इसे पहनो अभी। ये सुनते ही युन युन के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई और उसने गूहे को थोड़ा तिरस्कारपूर्ण नज़र से देखा। यह आदमी वाकई सोचने की हिम्मत करता है, उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ये नर्म कवच एक निजी वस्तु है, वह उसके सामने इसे कैसे पहन सकती है? युन युन के थोड़े तिरस्कारपूर्ण भाव को देखकर गूहे को भी इसका एहसास हुआ और उसने अजीब तरीके से किनारे पर समझाया, ये वह नहीं है जो तुम सोच रही हो। ये नर्म कवच आम कवच से अलग है। इसे डू क्यूई से सक्रिय करने का प्रयास करें। इसे डू क्यूई से सक्रिय करें। युन युन शब्दों से थोड़ा स्तब्ध थी, फिर उसने अपने शरीर में डू क्यूई को सक्रिय किया, इसे जुवानबिंग पवित्र कवच की ओर निर्देशित किया। एक पल में एक चमकदार नीली रोशनी फूट पड़ी जिसने आसपास के स्थान को रोशन कर दिया। अगले ही पल युन युन के हाथ में जुवानबिंग पवित्र कवच सीधे नीली रोशनी में बदल गया, उसके शरीर में प्रवेश कर गया। फिर युन युन को लगा कि उसने नर्म कवच का एक टुकड़ा पहन लिया है। इससे पहले कि युन युन आश्चर्यचकित हो पाती, एक अत्यंत समृद्ध जुवानबिंग शक्ति अचानक उभरी, एक जुवानबिंग कवच में संघनित हुई जिसने युन युन के पूरे शरीर को ढंक दिया। युन युन ने अपने शरीर पर जुवानबिंग कवच को छुआ और तुरंत एक ठंडी सनसनी महसूस की। क्या जादुई नर्म कवच है? अपने शरीर पर जुवानबिंग कवच को देखते हुए युन युन की खूबसूरत आंखें हैरान भाव प्रकट किया। युन युन के विस्मयकारी भाव को देखकर गूहे के मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभरी और उसने धीरे से समझाया, इस नर्म कवच को जुवानबिंग पवित्र कवच कहा जाता है। ये कई 8वीं श्रेणी के बर्फ विशेषता जादू कोर के साथ एम्बेडेड है। इसकी रक्षा बेहद आश्चर्यजनक है। इसके साथ भविष्य में आपकी सुरक्षा की गारंटी होगी। गूहे की व्याख्या सुनने के बाद युन युन की आंखों में सदमा और भी तीव्र हो गया। 8वीं श्रेणी की बर्फ विशेषता जादू कोर, और कई हैं। युन युन के गुलाबी होंठ थोड़े से खुले, उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक स्तब्ध दिखाई दे रही थी। 8वीं श्रेणी का जादुई जानवर, जो एक डू जोंग के बराबर है। स्तब्ध और उदास, युन युन ने गहराई से महसूस किया, ऐसा खजाना वह उसे आसानी से दे सकता था। युन युन को अचानक 7 रंग वाले संत कमल की याद आई। उसके दिल में सदमा धीरे धीरे कम हो गया, केवल कृतज्ञता की भावना रह गई। अगर वह 7 रंग वाले संत कमल जैसे अद्वितीय खजाने को देने के लिए तैयार था तो वह और क्या नहीं दे सकता था। युन युन के दिल में 7 रंग वाले संत कमल का मूल्य उसके शरीर पर जुवानबिंग पवित्र कवच से कहीं अधिक था। युन युन गूहे की ओर देखा और उसकी नम आंखों में एक अजीब सी भावना चमक उठी। इस समय उसे सब समझ में आ गया। अगर वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करता तो वह क्या नहीं छोड़ सकती थी। इस दुनिया में कौन सा आदमी उसे इतना कीमती खजाना देगा? ये समझकर युन युन, जो अपने दिल में थोड़ी बेचैन थी, अचानक शांत हो गई। अपना सिर उठाकर युन युन ने गूहे को शरद ऋतु के पानी की तरह साफ आंखों से देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद। किस बात के लिए धन्यवाद? अपनी महिला को चीजें देना स्वाभाविक बात है। गूहे ने धीरे से मुस्कुराया। इस बार असामान्य रूप से युन युन ने गूहे के शब्दों का खंडन नहीं किया, ऐसा लग रहा था कि वह मौन सहमति दे रही थी। ये देखकर गूहे के दिल में थोड़ी खुशी दिखाई दी। फिर उसने स्टोरेज रिंग से 3 अर्थफायर लोट्स निकाले और उन्हें युन युन के हाथों में थमा दिया। युन युन ने अपने हाथों में 3 लाल कमलों को कुछ उलझन के साथ देखा। यह क्या है? युन युन की कुछ हद तक हैरान नजर देखकर गूहे ने समझाया, इस चीज को अर्थफायर लोट्स कहा जाता है। इसे संघनित होने में 100 साल लगते हैं। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी का अत्यंत शुद्ध सार होता है। इसे लेने के बाद चाहे आपके शरीर में डू क्यू को बहाल करने के लिए हो या इसे तोड़ने के लिए, इसका अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव होता है। अर्थफायर लोट्स, युन युन ने विनम्रता से अपने मुंह में बुदबुदाया। उसने सीधे अर्थफायर लोट्स को अपनी स्टोरेज रिंग में संग्रहित कर लिया। जैसा कि गूहे ने कहा, एक पुरुष के लिए अपनी महिला को चीजें देना स्वाभाविक है और एक महिला के लिए अपने पुरुष से चीजें लेना उचित है। अध्याय 163, आंतरिक संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता, जियो यी जियान को कौशल प्रदान करना।
युन युन को उसके उपहार को अस्वीकार न करते हुए बल्कि उसे सहजता से स्वीकार करते हुए देखकर गू हे को और भी अधिक प्रसन्नता हुई। अपने पिछले जीवन में हालांकि उसने औपचारिक रूप से डेटिंग नहीं की थी, लेकिन उसने लड़कियों को पाने के लिए बुनियादी प्रेम मनोविज्ञान का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया था। महिलाओं को स्वाभाविक रूप से उपहार और आश्चर्य पसंद होते हैं, इसलिए कई पुरुष उपहार देकर लड़की का पक्ष जीतने की कोशिश करते हैं। हालांकि सभी लड़कियां स्वेच्छा से इन उपहारों को स्वीकार नहीं करती हैं। किसी लड़की का पीछा करते समय यदि वह आपके द्वारा दिए गए उपहार को अस्वीकार कर देती है तो इसका क्या मतलब है? ये निस्संदेह इंगित करता है कि उसे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। सामान्य तौर पर जब कोई महिला किसी पुरुष के उपहार को अस्वीकार करती है तो वह संभवतः उसके प्रयास को अस्वीकार कर रही होती है। खासकर जब उपहार कुछ मूल्यवान हो, अगर महिला को आप में कोई दिलचस्पी नहीं है तो वह इन प्रतीकात्मक उपहारों को स्वीकार नहीं करेगी जब तक कि वह एक कामुक महिला न हो। स्पष्ट रूप से युन युन के बारे में गू हे की समझ को देखते हुए वह निश्चित रूप से एक कामुक महिला नहीं थी। युन युन द्वारा उसके उपहार को शांतिपूर्वक स्वीकार करने से संकेत मिलता है कि उसने उसे अपने दिल में स्वीकार कर लिया है। इससे गू हे बहुत खुश हुआ। इतना प्रयास करने के बाद वह आखिरकार उसे पूरी तरह से जीतने जा रहा था। इस जीवन और पिछले जीवन को जोड़कर ये गू हे का पहली बार रोमांटिक रिश्ते में होना था। ये वास्तव में अच्छा लगा। अपने सामने की तेजस्वी सुंदरता को देखते हुए गू हे की नज़र उसके नम लाल होठों पर पड़ी। विरोध करने में असमर्थ वह एक कदम आगे बढ़ा, धीरे से उसका जैद हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, युन, मैं आज रात तुमसे मिलने आऊँगा, ठीक है? ये सुनकर युन युन थोड़ा स्तब्ध रह गई। फिर उसने गू हे की कुछ उग्र निगाहों को देखा, थोड़ा घबराई हुई महसूस कर रही थी। उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया, उसे एक नज़र देखा और डांटा, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। युन युन का चेहरा सख्त हो गया और उसने नाराज़ होने का नाटक करते हुए कहा, अभी क्या तुमने मुझे कुछ समय देने के लिए नहीं कहा था? कुछ उपहार देने के बाद तुम कैसे सोचती हो कि तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो? ये लड़का मेरे बारे में क्या सोचता है? ये सुनकर गू हे को अचानक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अजीब तरह से हंसने लगा। युन, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। मेरा मतलब था, अगर मुझे आज रात तुम्हारी याद आती है तो क्या मैं कुछ चाय और बातचीत के लिए आ सकता हूँ? निश्चित रूप से तुम जो सोच रही हो वह नहीं। ये सुनकर युन युन थोड़ा स्तब्ध रह गई, फिर उसने गू हे की कुछ हद तक गर्म निगाहों को देखा। वह कुछ हद तक घबरा गई और तुरंत गू हे द्वारा कसकर पकड़े गए हाथ को वापस खींच लिया। उसने उसे एक सफ़ेद आंख दी, डांटते हुए कहा, तुम इच्छाधारी सोच रहे हो। युन युन का सुंदर चेहरा सख्त हो गया क्योंकि उसने नाराज़ होने का नाटक किया। अभी क्या तुमने मुझे कुछ समय देने के लिए नहीं कहा था? कैसे कुछ उपहार देने के बाद तुम सोचते हो कि तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो? यह आदमी मेरे बारे में क्या सोचता है? युन युन के दृढ़ इनकार को सुनकर गू हे को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अचानक अपना मन क्यों बदल दिया? अनुभवहीन गू हे के लिए यह पहली बार था जब वह प्यार में था और एक पल के लिए वह थोड़ा उलझन में था। फिर गू हे ने अपने पिछले जीवन में पढ़ी गई प्रेम मनोविज्ञान की सामग्री को याद करना शुरू कर दिया। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। एक महिला का दिल समुद्र के तल पर एक सुई की तरह होता है। एक महिला के दिमाग को समझना बेहद मुश्किल और अप्रत्याशित है। इसके अलावा महिलाओं को विपरीत बातें करना पसंद है। आमतौर पर अगर कोई महिला कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए तो उसका वास्तव में मतलब होता है कि उसे चाहिए। ये सोचते हुए गू हे ने युन युन को देखा, जिसने जानबूझकर एक सख्त भाव धारण किया था। उसने देखा कि उसकी आंखों में गुस्से का कोई निशान नहीं था और अचानक उसे समझ आ गया। ऐसा लग रहा था कि युन युन बस बहुत संकोची और शर्मिंदा थी और उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। युन युन की तरफ से गू हे को अस्वीकार करने के बाद उसे तुरंत थोड़ा पछतावा हुआ। क्या वह बहुत ठंडी थी? शायद वह बस चाय पीना और बातचीत करना चाहता था। इस विचार के साथ युन युन का असंतोष तुरंत गायब हो गया। खुद से सोच रही थी, अगर गू हे बाद में उससे कुछ अच्छे शब्द कहेगा तो वह उसे माफ़ कर देगी। लेकिन आधे दिन तक इंतजार करने के बाद गू हे की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऊपर देखते हुए उसने उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान देखी और उसे अचानक थोड़ा ऊब महसूस हुआ। यह मूर्ख अचानक इतना अज्ञानी क्यों हो गया? धीरे से आह भरते हुए युन युन ने गू हे से कहा, आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता 10 दिनों में है। तैयार हो जाओ। तुमने इस बार प्रतियोगिता की अध्यक्षता करने में मेरी मदद करने का वादा किया था। इतना कहने के बाद युन युन मुड़ा और चला गया। यदि तुमने आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता का उल्लेख नहीं किया होता तो मैं लगभग भूल ही जाता। युन युन को जाते हुए देखकर गू हे असहाय होकर मुस्कुराया, फिर मुड़ा और अपने आंगन में लौट आया। गुरुजी, मैं डू ग्रैंड मास्टर के स्तर पर पहुंच गया हूं। अगले दिन गू हे मंडप में चाय पी रहा था जब जियोई जियान बाहर भागी। उसकी हल्की आवाज़ आंगन में गूंज रही थी।
आवाज़ सुनकर गूहे थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर अपने हाथ में चाय का प्याला नीचे रख दिया। उसके होठों पर मुस्कान खेल रही थी। अभी 1 महीने पहले जियो यी जियान 8 सितारा डू ग्रैंड मास्टर के स्तर पर पहुंची थी। 1 महीने बाद वह पहले ही डू ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच चुकी थी। सिर्फ 1 महीने में उसने 3 स्तरों को पार कर लिया था, और उनमें से एक भी एक बड़ी सफलता थी। यह जहरीली शरीर तकनीक वास्तव में उल्लेखनीय थी। बुरा नहीं है। मास्टर ने अनुमान लगाया कि इसे पार करने में 1 और सप्ताह लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे समय से पहले कर लेंगे। गूहे ने जियाओ यी जियान को देखा, जो उत्साहित थी, और मुस्कुराते हुए उसकी प्रशंसा की। फिर उसने शांति से कहा, सामान्य प्रक्रिया का पालन करें। आओ और मेरे सामने बैठो। ये सुनकर जियाओ यी जियान ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर उत्साह से गूहे के सामने आकर बैठ गई। पिछली बार जब वह पार हुई थी, तब गूहे संप्रदाय में नहीं था। इससे जियाओ यी जियान को थोड़ा पछतावा हुआ, क्योंकि उसने शक्ति के संचरण का अवसर खो दिया था। 2 महीने बाद वह आखिरकार फिर से इसका आनंद ले सकती थी। इस बार मुझे थोड़ा और सहना होगा, ताकि शिक्षक मुझे नई आंखों से देखें। आज्ञाकारी ढंग से बैठी हुई जियाओ यी जियान ने खुद को अंदर से प्रोत्साहित किया। पिछले 2 महीनों से वह अपने शरीर को शांत करने के लिए लगातार जेड बोन पाउडर का इस्तेमाल कर रही थी। उसने कुछ जहरीली जड़ी बूटियों के साथ मिलकर अपनी शारीरिक शक्ति को निखारने का भी काम किया। शारीरिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि ने जियाओ यी जियान को शक्ति के इस संचरण में पूरा आत्मविश्वास दिया। गूहे खड़ा हुआ और जियाओ यी जियान की पीठ के पास आया। फिर उसने आगे बढ़कर जियाओ यी जियान की पीठ पर अपना हाथ रखा, उसे याद दिलाते हुए, तैयार रहो, मैं शुरू कर रहा हूँ। इतने सारे शक्ति संचरण से गुजरने के बाद जियाओ यी जियान पहले से ही बहुत कुशल थी। वह जल्दी ही एकाग्रता की स्थिति में आ गई। ये देखकर गूहे ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। एक विचार के साथ उसने शक्ति के संचरण की तकनीक का इस्तेमाल किया, और गूहे के हाथ की हथेली के माध्यम से जियाओ यी जियान के शरीर में डुक्यूई की एक मोटी लहर प्रवेश कर गई। अगले ही पल जियाओ यी जियान ने अपने शरीर में एक शक्तिशाली शक्ति को प्रवेश करते हुए महसूस किया, और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। इतनी शक्तिशाली शक्ति, शिक्षक 2 महीने पहले से भी अधिक शक्तिशाली है। इसके बाद जियाओ यी जियान ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ी। जैसे ही शक्तिशाली और हिंसक शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करती है, जियाओ यी जियान को तुरंत अपने मेरिडियन में विस्तार और दरार की अनुभूति होती है। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया, और जियाओ यी जियान ने जल्दी से इस शक्ति को अपने शरीर में डुक्यूई के चक्रवात की ओर निर्देशित किया। जल्द ही जियाओ यी जियान के शरीर पर आभा धीरे धीरे बदलने लगी। गूहे द्वारा शक्ति का संचरण शुरू करने के 1 दर्जन से भी कम समय में जियाओ यी जियान के शरीर से एक दबी हुई आवाज़ निकली। 2 सितारा स्तर पर एक डू ग्रैंड मास्टर। एक पल में जियाओ यी जियान आसानी से 2 सितारा डू ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच गई। अध्याय 164, 10,000 बैंगनी क्रिस्टल साथी स्रोत। सफलता। अपनी साधना में सफलता महसूस करते हुए जियाओ यी जियान का दिल खुशी से भर गया। हालांकि इससे पहले कि वह लंबे समय तक जश्न मना पाती, उसके अंगों और हड्डियों में एक चुभने वाला दर्द उमड़ पड़ा, जिससे जियाओ यी जियान खुद को विचलित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसने तुरंत अपने मन को अपने शरीर के भीतर की शक्ति को अवशोषित करने पर केंद्रित कर लिया। जल्द ही जियाओ यी जियान के सुंदर चेहरे पर धीरे धीरे एक पीला रंग दिखाई देने लगा। जियाओ यी जियान के होठों पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी, और इस समय उसके पास अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। उसने सोचा कि वह इस बार लंबे समय तक टिक सकती है, लेकिन अपने भीतर उग्र ऊर्जा को महसूस करते हुए जियाओ यी जियान थोड़ा निराश महसूस कर रही थी। गूहे के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा 2 महीने पहले की तुलना में पूरी तरह से अतुलनीय थी। भले ही जियाओ यी जियान पिछले 2 महीनों से दिन रात अभ्यास कर रही थी, अपने भौतिक शरीर को संयमित कर रही थी, लेकिन इस शक्ति के सामने ऐसा लग रहा था कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ थे। गूहे के नीचे जियाओ यी जियान ने अपने चांदी के दांत पीस लिए। भले ही उसके पूरे शरीर में तीव्र दर्द फैल गया हो, लेकिन जियाओ यी जियान ने हार नहीं मानी। उसकी इच्छाशक्ति को लंबे समय से जहर के दैनिक सेवन के दौरान बेहद दृढ़ रहने के लिए संयमित किया गया था। गूहे ने जियाओ यी जियान के शरीर में जो ऊर्जा डाली वह बेहद शुद्ध थी। हर सेकंड जियाओ यी जियान अपने डू क्रिस्टल में बड़ी मात्रा में ऊर्जा को परिष्कृत कर सकती थी। जल्द ही जियाओ यी जियान के शरीर पर आभा एक बार फिर बदल गई। एक 3 स्टार डू ग्रैंड मास्टर। इस बार जियाओ यी जियान ने 20 से अधिक सांसों में ही तोड़ दिया। उफ! जियाओ यी जियान के मुंह से एक दबी हुई गुनगुनाहट आई। इस समय उसकी अभिव्यक्ति बेहद पीली थी और थोड़ी विकृत भी थी। उसके शरीर के अंदर हिंसक और भयानक ऊर्जा बेतहाशा इधर उधर दौड़ रही थी। जियाओ यी जियान को लगा जैसे वह ब्लेडों के समुद्र और आग की भट्टी के बीच में है, और उसका पूरा शरीर दर्द से भर गया था। हालांकि फिर भी जियाओ यी जियान ने अपने चांदी के दांतों को कसकर दबाया, बिना किसी आराम के अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया।
धमाका। इस समय जियाओ यी जियान के शरीर से एक दबी हुई आवाज आई और फिर उसकी सांस अचानक बदल गई। एक और सफलता। 4 स्टार डू ग्रैंड मास्टर। अपनी साधना में सफलता महसूस करते हुए जियाओ यी जियान की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। इसके तुरंत बाद उसके पूरे शरीर में उसके मेरिडियन के माध्यम से एक फाड़ने वाली सनसनी फैल गई। अपने शरीर में बदलाव महसूस करते हुए जियाओ यी जियान का सुंदर चेहरा बदल गया। वह तुरंत चिल्लाई, गुरु, शिष्य सीमा तक पहुंच गया है। हालांकि उसे थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन जियाओ यी जियान ने समय पर रुकने के महत्व को समझा। उसके शरीर में जो जोरदार डू क्यू गुहे ने संचार किया, उससे उसका विरोध करना असंभव हो गया। यदि वह बलपूर्वक दृढ़ रहती तो इससे उसकी मेरिडियन को नुकसान और टूटन हो सकती थी। उस स्थिति में नुकसान लाभ से अधिक होगा। जियाओ यी जियान के शब्दों को सुनकर गुहे भी हिचकिचाया और उसकी हथेली तुरंत जियाओ यी जियान की पीठ से हट गई। डिंग, ये पता लगा कि मेजबान ने दूसरे शिष्य जियाओ यी जियान को 4 घंटे की साधना प्रदान की है। मेजबान को 10,000 गुना प्रतिफल प्राप्त करने और 9 साल की साधना प्राप्त करने के लिए बधाई। 9 साल की साधना प्रणाली स्थान पर भेज दी गई है। कृपया इसे जांचें, मेजबान। 6 स्टार डू जोंग के बराबर। सिस्टम प्रॉम्प्ट जल्दी से गुहे के दिमाग में गूंज उठा। 9 साल की साधना। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर गुहे थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से सामान्य हो गया। उसने अपने दिल में पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद कर ली थी। जैसे जैसे उनकी साधना में सुधार होता गया, जियाओ यी जियान और अन्य लोगों के लिए शक्ति संचरण के दौरान सहन करने का समय कम होता गया। यह एक अपरिहार्य स्थिति थी। शायद अब समय आ गया है कि मैं युनलान संप्रदाय को छोड़ दूं और अधिक शक्तिशाली शिष्यों का समूह चुन लूं। गुहे के मन में एक विचार आया, एक प्रश्न जिस पर वह कुछ समय से विचार कर रहा था। डूजोंग क्षेत्र में पहुंचने के बाद प्रत्येक छोटे क्षेत्र को तोड़ने में 10 से कई दर्जन वर्ष लगेंगे, और भविष्य में डूजून क्षेत्र तक पहुंचने में प्रत्येक तारा क्षेत्र को तोड़ने में दशकों या 100 से अधिक वर्ष लग सकते हैं। जियाओ यी जियान और अन्य लोगों की वर्तमान शक्ति के साथ जल्द ही उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना असंभव हो जाएगा। यदि गुहे नहीं चाहते कि उनकी भविष्य की साधना गति धीमी हो जाए, तो उन्हें मजबूत शक्ति वाले शिष्यों के एक नए समूह की भर्ती करनी होगी। केवल इस तरह से साधना सुधार की गति को पहले की तरह बनाए रखा जा सकता है। बेशक शिष्य बहुत मजबूत नहीं हो सकते। हालांकि गुहे का भौतिक शरीर अब अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, लेकिन ये डूजोंग क्षेत्र का मुकाबला नहीं कर सकता। यदि लौटी हुई साधना बहुत विशाल है, तो गुहे भी असमर्थ होगा इसे झेलने के लिए। बहुत से विचारों पर विचार करने के बाद गुहे ने धीरे धीरे अपने विचार वापस ले लिए। पिछले शक्ति संचरण के दौरान नालन यानरान में लौटे 1 वर्ष के साथ उसने 10 वर्षों की साधना भी जमा कर ली थी। 7 सितारा क्षेत्र को तोड़ने के लिए मेरे लिए 10 साल की साधना पर्याप्त होनी चाहिए। मैं कुछ दिनों में तोड़ने के लिए एक जगह ढूंढ लूंगा। गुहे ने अपने दिल में एक निर्णय लिया। फिर गुहे ने जियो यी जियान की ओर देखा। जियो यी जियान को धीरे धीरे खड़ा होते देख उसकी आत्मा की शक्ति उसके अंदर बह गई और उसके सुंदर चेहरे पर एक अनियंत्रित खुशी उमड़ पड़ी। 4 सितारा डू ग्रैंड मास्टर। कुछ ही समय में वह 1 सितारा डू ग्रैंड मास्टर से 4 सितारा डू ग्रैंड मास्टर बन गई थी। ये वास्तव में पागलपन था। भले ही उसने पहले भी कई बार शक्ति संचरण का अनुभव किया हो, लेकिन जियो यी जियान इस समय अपने दिल में सदमे और उत्साह को दबा नहीं पाए। लेकिन उत्साह के बाद जियो यी जियान थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रही थी। अगर वह अभी थोड़ी देर और टिक पाती, तो क्या वह 5 स्टार डू ग्रैंड मास्टर स्तर तक नहीं पहुंच पाती? अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए जियाओ यी जियान ने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की। वह बहुत लालची थी। उस 1 सितारा क्षेत्र की खातिर अगर इससे उसकी मेरिडियन को नुकसान पहुंचता, तो यह इसके लायक नहीं होता। ये सोचकर जियाओ यी जियान खुश हो गई, गुहे की ओर देखा और हल्की आवाज में कहा, धन्यवाद शिक्षक, अपनी शक्ति प्रदान करने के लिए। गुहे ने हल्के से मुस्कुराया और फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली। उसने जियाओ यी जियान से कहा, यह साथी बैंगनी क्रिस्टल स्रोत की एक बोतल है, जिसे मैं तुम्हें दूसरा उपहार दे रहा हूँ। साथी बैंगनी क्रिस्टल स्रोत। जियाओ यी जियान ने पहले इस नाम के बारे में नहीं सुना था, कुछ हैरान दिख रही थी। ये देखकर गुहे कुछ हद तक असहाय हो गया और उसे समझाना पड़ा। फिर उन्होंने सलाह दी, याद रखें कि कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स को एक बार में न लें। अंदर की ऊर्जा बहुत हिंसक होती है। इसे 3 अलग अलग सत्रों में अवशोषित और परिष्कृत करना सबसे अच्छा है। ये सुनकर जियाओ यी जियान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने गुहे के हाथ से जेड की बोतल ली और सिर हिलाया, गुरु, शिष्य को याद है। और जैसे ही जियाओ यी जियान ने गुहे से जेड की बोतल ली, गुहे के दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। डिंग, पता लगा कि मेजबान ने दूसरे शिष्य को कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स की एक बोतल दी है। 10,000 गुना रिटर्न प्राप्त करने और कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स की 10,000 बोतलें प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स की 10,000 बोतलें सिस्टम स्पेस में भेजी गई हैं।
कृपया इसे जांचें, मेजबान। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर गूही थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से सामान्य हो गया। 10,000 गुना रिटर्न। कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स की 10,000 बोतलें। इस बार यह मात्रा में 10,000 गुना रिटर्न है। पहली बार गूही ने सीखा कि सिस्टम में रिटर्न करने का ऐसा तरीका हो सकता है। सच में आंखें खोलने वाला। अपने मुंह के कोने पर हल्की सी ऐंठन के साथ गूही को अचानक कुछ याद आया। कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स की 10,000 बोतलों का उसे कोई फायदा नहीं लग रहा था। अध्याय 165 की हेरफेर तकनीक। एक विचार के साथ गूही सीधे सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गया। जो दिखाई दिया वह जेड बोतलों का एक पहाड़ जैसा ढेर था। उन जेड बोतलों के भीतर कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स था। गूही ने जमीन से एक बोतल उठाई, जैसे कि कोई पी रहे हों, और सीधे उसे पी गए। ये ठंडा और ताज़ा है, बुरा नहीं है। दुर्भाग्य से इसमें बहुत स्वाद नहीं है। कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स की एक बोतल खत्म करने के बाद गूही को लगभग कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हालांकि कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स में बेहद समृद्ध और हिंसक ऊर्जा थी, लेकिन गूही के लिए, जो अब 6 स्टार डू ग्रैंड मास्टर थे, ऊर्जा की यह मात्रा नगण्य थी। अंदर थोड़ा मीठा और खट्टा स्पिरिट लिक्विड मिलाने से इसका स्वाद वाकई अच्छा हो जाएगा। उसके दिमाग में एक विचार उभरा और गूही की आंखें चमक उठीं। कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स ठंडा और ताज़ा था। यह एक प्राकृतिक बर्फ ठंडा पेय था। वह आमतौर पर चाय पीता था, और अब जब वह इससे थक गया था, तो कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स के साथ उसके पास मूड को हल्का करने के लिए कुछ था। फिर गूही के मन में एक और विचार आया और वह सीधे सिस्टम स्पेस से बाहर निकल गया। मंडप में जियाओ यी जियान कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स वाली जेड बोतल का ढक्कन खोल रही थी। उसने ध्यान से इसे अपनी नाक के पास लाया और इससे निकलने वाली शुद्ध ऊर्जा को सूंघा। उसके आकर्षक चेहरे पर एक उत्साहित भाव दिखाई दिया। बाद में विरोध करने में असमर्थ जियाओ यी जियान ने अपनी कोमल जीभ बाहर निकाली और बोतल के मुंह को चाटा। तुरंत जीभ के साथ साथ उसके पूरे शरीर में एक ठंडी सनसनी फैल गई और जियाओ यी जियान के सुंदर और नाजुक चेहरे पर आनंद की झलक दिखाई दी। थोड़ी देर बाद जियाओ यी जियान की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ये कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स बहुत अच्छा है। हालांकि ये ठंडा एहसास जल्द ही ऊर्जा में बदल गया जो उसके शरीर में घुस गया, उसके अंगों और सैकड़ों हड्डियों से होकर गुजरा। अंत में यह उसके डू क्यूब भंवर में प्रवेश कर गया और डू क्रिस्टल में विलीन हो गया। ऐसी शुद्ध ऊर्जा। जियाओ यी जियान ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने बस थोड़ा सा ही चखा था और फिर भी इसमें इतनी समृद्ध ऊर्जा थी। जियाओ यी जियान अपने दिल में खुशी मनाए बिना नहीं रह सकी। कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स की इस बोतल के साथ मैं फिर से एक सफलता हासिल कर सकती हूँ। ठीक है, मूर्ख मत बनो। जियाओ यी जियान को जेड की बोतल पकड़े, बोतल का मुंह चाटते और मूर्खता से देखते हुए देखकर गूही कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। उसके संप्रदाय में ऐसे चरित्र कैसे थे? लेंग लिंग वाला एक ही काफ़ी था। अब जियाओ यी जियान जैसा एक और था। उन दोनों को बोतलें चाटना, ऐसी व्यर्थ बातें करना पसंद था। ऐसा लग रहा था कि वे सामान्य रूप से शराब नहीं पी सकते थे। अगर वह अपने सिस्टम स्पेस से कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स की 10,000 बोतलें निकाल ले तो ये शिष्य शायद पागल हो जाएंगे। हे गुरु, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। गूही के शब्द सुनकर जियाओ यी जियान को अचानक होश आया। उसने ध्यान से जेड की बोतल हटा दी और गूही को आकर्षक और चंचल भाव से देखा। कड़ी मेहनत करो, मेरे पास ये सामान बहुत है। भविष्य में आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। गूही खुद को जियाओ यी जियान के छोटे सिर को सहलाने से रोक नहीं पाया, ये सोचकर कि जब उसके आइस ड्रिंक्स तैयार हो जाएंगे तो वह इन शिष्यों को उनका स्वाद चखने देगा। अन्यथा वे उसे एक एक करके शर्मिंदा करते रहेंगे। सच में? ये सुनकर जियाओ यी जियान की चमकीली आंखें चमक उठीं और वह गूही को उत्सुकता से देखने लगी। मैंने तुमसे कब झूठ बोला? गूही ने उसे घूर कर देखा, फिर गंभीर हो गया। ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें तीसरा उपहार दूंगा। ठीक है गुरु। ये सुनकर जियाओ यी जियान अवचेतन रूप से और अत्यंत कुशलता से गूही के सामने झुक गया। गूही के माथे पर एक काली रेखा थी। वह कुछ हद तक अवाक महसूस कर रहा था। खांसी, तुम्हें इस बार झुकने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जियाओ यी जियान के सुंदर चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई दिए। उसने अपने गुलाबी होठों को काटा और शिकायत की, शिक्षक, आपने ये पहले क्यों नहीं कहा? गूही ने उसे सीधे अनदेखा करना चुना और अपने स्टोरेज रिंग से एक ब्रोकेड बॉक्स निकाला। झपटा, ब्रोकेड बॉक्स को पत्थर की मेज पर रखते हुए गूही ने सीधे उसे खोला। शिक्षक, यह क्या चीज़ है? जियाओ यी जियान उत्सुकता से ब्रोकेड बॉक्स के पास पहुंची। जब उसने देखा कि अंदर क्या है तो उसके आकर्षक चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव दिखाई दिया। ब्रोकेड बॉक्स में दर्जनों काली वस्तुएं थीं जो आकार और रूप में कबूतर के अंडों जैसी थीं। ब्रोकेड बॉक्स में काली वस्तुओं को देखते हुए जियाओ यी जियान की खूबसूरत आंखों में एक अजीब सा भाव दिखाई दिया।
किसी कारण से जिस क्षण उसने इन काली वस्तुओं को देखा, उसके दिल में आवेग की एक लहर उठी जिसने उसे सीधे उन्हें खाने के लिए प्रेरित किया। जियाओ यी जियान इस भावना के कारण से अच्छी तरह वाकिफ थी। एक बार जब शोकपूर्ण विष शरीर सक्रिय हो जाता है तो यह विषों से अत्यधिक मोहित हो जाता है, यहाँ तक कि इसकी लत भी लग जाती है। इन काली वस्तुओं को खाने की इच्छा ने सुझाव दिया कि उनमें से प्रत्येक में एक शक्तिशाली विष है। जियाओ यी जियान ने इन दर्जन भर या उससे अधिक काली वस्तुओं की सावधानीपूर्वक जांच की। उन्हें लगा कि वे अंडे जैसी हैं, जैसे कि इन अंडों को खा रही हो। अचेतन रूप से अपनी लार निगलते हुए जियाओ यी जियान अपने मन में अटकलें लगाने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या ये हो सकता है कि शिक्षक का तीसरा उपहार मुझे ये जहरीले अंडे खाने और मेरी ताकत बढ़ाने के लिए देना है? अगर गूहे को जियाओ यी जियान के विचारों की श्रृंखला के बारे में पता होता तो वह निश्चित रूप से इसे पाकर अवाक रह जाता। सौभाग्य से वह अनजान था। जियो यी जियान के सवाल का सामना करते हुए गूहे ने गंभीरता से समझाया, इस चीज़ को शैडो पॉइजन बग एग्स कहा जाता है। ये क्लाउड एम्पायर का एक भयानक जहरीला कीट है। इन अंडों से निकला प्रत्येक शैडो पॉइजन बग चौथे दर्जे के जादुई जानवर से मुकाबला कर सकता है। ये कीड़े छिपने में माहिर होते हैं, अप्रत्याशित घातक हमले करते हैं जो लोगों को चौंका देते हैं। छाया विष कीट। गूहे का परिचय सुनने के बाद जियाओ यी जियान की आंखें थोड़ी चमक उठीं। इस तरह का जहरीला कीट बहुत जहरीला लग रहा था, जिसमें भयानक जहर था। अगर इसे परिष्कृत किया जाए तो निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल एक अत्यधिक जहरीली दवा बनाने के लिए किया जा सकता है, जिसे लेने पर उसकी ताकत में काफ़ी वृद्धि होगी। वास्तव में जियाओ यी जियान को इन कीड़ों को भूनकर खाना और भी अधिक पसंद था। उन्हें एक एक करके खाना निश्चित रूप से बहुत आनंददायक होगा और इससे उसकी ताकत भी बढ़ेगी। अन्य लड़कियों को ये कीड़े और अंडे घृणित लग सकते हैं, लेकिन जियाओ यी जियान अपने विषैले शरीर के साथ इन जहरीले जीवों के प्रति एक निश्चित आत्मीयता महसूस करती थी। इसलिए उसके मन में इन कीड़ों के अंडे खाने की इच्छा पैदा हुई। गूहे को उस समय जियाओ यी जियान के विचारों का पता नहीं था और वह मुस्कुराया और कहा, प्रशिक्षु, जब तक तुम इन छाया विष कीट के अंडों को सेते रहोगे तब तक तुम्हें छाया की एक सेना बनाने में अधिक समय नहीं लगेगा। जहरीले कीड़े आपके आदेश के अधीन हैं। भविष्य में यदि आप दुश्मनों का सामना करते हैं तो आप लड़ने के लिए छाया जहरीले कीड़ों की सेना को छोड़ सकते हैं। गूहे के शब्दों को सुनकर जियाओ यी जियान को आखिरकार उसका इरादा समझ में आ गया। तो शिक्षक चाहते थे कि वह कीड़े पालें, लेकिन थोड़ा शर्मिंदा दिखते हुए जियाओ यी जियान ने गूहे की ओर देखा। शिक्षक, मुझे नहीं पता कि कीड़े कैसे पालें। गूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसके लिए तैयारी कर ली है, आगे आओ। उसके शब्दों का पालन करते हुए जियाओ यी जियान तुरंत आगे आया और गूहे के सामने खड़ा हो गया। अगले ही पल गूहे ने जियाओ यी जियान की भौहों के बीच गहराई से इशारा किया। जियाओ यी जियान, जो भ्रमित थी, अचानक उसके दिमाग में जानकारी का प्रवाह हुआ। उसने जल्दी से इस जानकारी को स्वीकार करने के लिए अपने दिमाग को केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद जियाओ यी जियान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसकी चमकदार आंखों में उत्साह झलक रहा था। कीट हेरफेर तकनीक। अध्याय 166 रक्तपिपासु जहरीला सिकाडा। जियाओ यी जियान जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर जाता है। अप्रत्याशित रूप से ऐसी आकर्षक गुप्त तकनीक है। अपने दिमाग में जानकारी को पूरी तरह से आत्मसात करने के बाद जियाओ यी जियान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी चमकदार पुतलियों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। ये पहली बार था जब उसने जाना कि इस दुनिया में जहरीले कीड़ों को नियंत्रित करने की वास्तव में एक तकनीक है। इसके बाद जियाओ यी जियान ने अपनी नज़र ब्रोकेड बॉक्स में छायादार जहरीले कीट के अंडों पर घुमाई, जिससे उसकी आंखों में एक भावुक भाव प्रकट हुआ। कीट नियंत्रण तकनीक को इन छायादार जहरीले कीट के अंडों के साथ मिलाना बिल्कुल सही मेल था। शिक्षक, तो मैं इन छायादार जहरीले कीट के अंडों को ले लूंगा। उत्साहित जियाओ यी जियान ने ब्रोकेड बॉक्स को बंद कर दिया और गूहे के साथ अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद सीधे अपने कमरे में चली गई। जिस समय जियाओ यी जियान ने ब्रोकेड बॉक्स लिया, गूहे के दिमाग में अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। डिंग, पता चला कि मेजबान ने दूसरे शिष्य जियाओ यी जियान को 18 छायादार जहरीले कीटों के अंडे दिए हैं। मेजबान को 18 रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा प्राप्त करने के लिए 10 गुना रिटर्न ट्रिगर करने के लिए बधाई। डिंग, रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा सिस्टम स्पेस में जमा हो गए हैं। मेजबान, कृपया इकट्ठा करने के लिए जांच करें। अपने दिमाग में संकेत सुनकर गूहे थोड़ा स्तब्ध रह गया। रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा, वह किस तरह का जहरीला कीट था? वास्तव में गूहे को जहरीले कीटों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। छायादार जहरीले कीटों के बारे में जानकारी गूहे ने मिटीर नीलामी घर में प्राप्त की थी। इसलिए इस समय गूहे इन रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था। अगले ही पल गूहे की चेतना सीधे जांच करने के लिए सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गई। सिस्टम स्पेस में प्रवेश करने पर गूहे ने शून्य में लटके हुए एक लाल रंग के प्रकाश समूह को देखा।
डिंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मेजबान रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा अंडों के साथ एक मास्टर सेवक अनुबंध बनाना चाहता है? जैसे ही गूहे की चेतना ने लाल रंग के प्रकाश समूह को छुआ, उसके दिमाग में एक सिस्टम अधिसूचना गूंज उठी। बिना किसी हिचकिचाहट के गूहे ने सीधे कहा, मास्टर सेवक अनुबंध बनाओ। जैसे ही गूहे की आवाज़ गिरी, लाल रंग के रक्त की एक बूंद अचानक गूहे के शरीर से अलग हो गई और शून्य में लाल रंग के प्रकाश समूह की ओर तैरने लगी। अगले ही पल, रक्त की यह बूंद पहले से ही लाल रंग के प्रकाश समूह पर गिर चुकी थी। धमाका! इस क्षण लाल रंग का प्रकाश समूह एक लाल रंग के रक्त के रंग की चमक में फट गया, जिससे एक भयंकर आभा निकल रही थी। लाल रंग के प्रकाश समूह पर गिरने वाले रक्त से अचानक लाल रंग की चमक निकली, फिर वह रक्त के रंग के निशान में संघनित हो गया, धीरे धीरे लाल रंग के प्रकाश समूह में घुस गया। एक पल के बाद गूहे की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसे लगा कि इस पल उसने लाल रंग के प्रकाश समूह के साथ एक अत्यंत सूक्ष्म संबंध स्थापित कर लिया है। वह महसूस कर सकता था कि लाल रंग के प्रकाश समूह के भीतर 18 जीवन रूप जन्म लेने वाले थे। गूहे के दिमाग में एक अस्पष्ट चेतना प्रवेश कर गई। उसी समय रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा के बारे में जानकारी गूहे के दिमाग में प्रवेश कर गई। रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा निर्दयी और क्रूर, रक्तपिपासु और हत्यारे, बेहद जहरीले और अपने रूपों को थोड़े समय के लिए छिपाने की जन्मजात प्रतिभा रखते हैं। वयस्क होने के बाद वे 7वें दर्जे के जादुई जानवरों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जल्द ही गूहे ने रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा के बारे में सारी जानकारी पढ़ ली और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये रक्तपिपासु विषैले सिकाडा वास्तव में अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत रक्तपिपासु और जानलेवा थे, वास्तव में एक प्रकार के क्रूर कीट थे। हालांकि गूहे के लिए वे जितने अधिक रक्तपिपासु और शक्तिशाली थे, उनका उस पर उतना ही अधिक प्रभाव था। सिस्टम द्वारा हस्ताक्षरित स्वामी सेवक अनुबंध के साथ कीट नियंत्रण तकनीक का उपयोग किए बिना भी गूहे इन रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा को इच्छानुसार आदेश दे सकता था। सिस्टम, रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा के अंडे निकालो। बाद में गूहे ने शून्य में लाल रंग के प्रकाश समूह को देखा और सीधे सिस्टम को आदेश दिया। जैसे ही गूहे की आवाज़ गिरी, शून्य में लाल रंग का प्रकाश समूह तेजी से टिमटिमाया, गूहे की ओर बढ़ते हुए लाल रंग की किरण में बदल गया। लाल रंग के प्रकाश समूह के गायब होने के बाद कबूतर के अंडों के आकार के 18 रक्त लाल कीट अंडे प्रकट हुए। रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा के अंडे सेने के लिए बड़ी मात्रा में डूक्यूई को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। शायद इन 18 अंडों को पीछे के पहाड़ के पीछे घाटी में रखा जा सकता है। मन में एक योजना के साथ गूहे के विचार चले गए और उसकी आकृति सीधे आंगन में गायब हो गई। किंगशान टाउन से 10 मील दूर घने अंधेरे रात के आसमान में एक अर्धचंद्र अकेला लटका हुआ था, जो धरती पर एक फीकी ठंडी चांदनी बिखेर रहा था। अंधेरे जंगल में एक फीकी अलाव की लौ हल्की सी टिमटिमा रही थी, जो शांत रात में थोड़ी गर्मी ला रही थी। अलाव के बगल में काले कपड़े पहने एक आकृति एक पेड़ के तने से टिकी हुई थी, अपने हाथ में लपटों के साथ कुछ ऊप के साथ खेल रही थी। ये काले कपड़े पहने युवक कोई और नहीं बल्कि जियाओयान था, जो वुतान शहर छोड़कर चला गया था। आज की गिनती करें तो जियाओयान आधे महीने से वुतान शहर से दूर था। एकाकी यात्रा के दौरान शुरुआती ताजगी फीकी पड़ गई थी और एक फीकी उदासी की भावना धीरे धीरे युवक के दिल में चढ़ गई। लापरवाही से लकड़ी का एक टुकड़ा आग में फेंकते हुए, अलाव को फिर से चमकाते हुए, जियोयान ने अपने हाथ से अपनी ठोड़ी को सहारा दिया और आलस से कहा, गुरु, हम वास्तव में कहाँ जा रहे हैं? दानव जानवर पर्वत श्रृंखला। उसकी उंगली पर अंगूठी से बूढ़ी आवाज आई। क्या वुटन शहर के पास दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना संभव नहीं है? इतनी दूर क्यों जाना है? ये दानव जानवर पर्वत श्रृंखला का पूर्वी भाग है। यहाँ से इसे पार करने पर हम टैगरे रेगिस्तान में पहुँच जाएंगे, जो हमारी साधना के लिए अंतिम गंतव्य है। याओ लाओ मुस्कुराया। दानव जानवर पर्वत श्रृंखला को पार करना। जियोयान मुस्कुराया और सूखी हंसी हंसी, मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं केवल कुछ युवा प्रथम श्रेणी के दानव जानवरों से निपट सकता हूँ। अधिक से अधिक मैं केवल परिधि के आसपास घूम सकता हूँ। इसे पार करना मुझे डर है। ये थोड़ा असंभव है न? खतरनाक स्थिति में क्षमता विस्फोट कर सकती है। याओ लाओ ने हल्के से कहा, मैं आपको दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में एक डू मास्टर के रूप में आगे बढ़ने की योजना बना रहा हूँ। ओह, तो साधना की अगली अवधि के लिए क्या मुझे इसे दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में बिताना होगा? ये सुनकर जियोयान का चेहरा तुरंत कड़वा हो गया। मेरी अनुमानित समय सीमा 1 वर्ष है। शेष 6 महीनों में आपको टैगरे रेगिस्तान में साधना करनी होगी। टैगरे रेगिस्तान। कुछ बार बुदबुदाते हुए जियाओयान ने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया। खैर, वैसे भी याओ लाओ की सुरक्षा के साथ वह खुद को राक्षस जानवरों द्वारा खाए जाने नहीं देगा, है ना?
एक पल की चुप्पी के बाद जियाओयान को अचानक नालन यानरान की याद आई और वह पूछने से खुद को रोक नहीं सका, गुरु, नालन यानरान अब अपनी साधना में किस स्तर पर पहुंच गई है? जब वह सगाई रद्द करने के लिए जियाओ परिवार में आई थी तो वह एक 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर थी। अब बस 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय बीत चुका है और उसकी साधना ज्यादा से ज्यादा 6 स्टार डू प्रैक्टिशनर है, जो 7 स्टार डू प्रैक्टिशनर के करीब है, याओ लाओ ने समझाया। बोलने के बाद याओ लाओ ने कुछ हद तक चंचल लहजे में जियाओयान को देखा और कहा, क्या खुद पर भरोसा नहीं है? ये सुनकर जियाओयान ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे आत्मविश्वास की कमी कैसे हो सकती है? गुरु, बस इंतजार करें और देखें, मैं 3 साल के समझौते में जीत जाऊंगा। अच्छा, वह मेरा अच्छा शिष्य है। न केवल आपको खुद पर बल्कि अपने गुरु पर भी भरोसा होना चाहिए। इस छोटे से जियामा साम्राज्य में कौन आपकी तरह औषधीय गोलियां खा सकता है? यहाँ तक कि युनलान संप्रदाय के तथाकथित दान राजा गुहे भी इसे हासिल नहीं कर सकते। याओ लाओ का बूढ़ा चेहरा आत्मविश्वास से भरा था और उसका स्वर बेहद दृढ़ था। अध्याय 167 आत्माओं के हॉल के निशान। पलक झपकते ही एक और सप्ताह बीत गया। अब युनलान संप्रदाय में आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता तक केवल 3 दिन बचे थे। पीछे के पहाड़ के पीछे घाटी में एक पहाड़ी गुफा के एक कोने में गुहे ने पतली हवा से एक गुफा बनाई। गुफा की दीवारें चांदनी के पत्थरों से ढकी हुई थीं, जो मूल रूप से धुंधली गुफा को रोशन कर रही थीं। इस गुफा के सबसे गहरे हिस्से में लगभग 1 दर्जन गज आकार का एक गुप्त कक्ष था। इस समय गुहे गुप्त कक्ष के सामने खड़ा था। उसकी नज़र गुफा की दीवारों से चिपके हुए दर्जन भर रक्तलाल कीड़ों पर टिकी थी। इन रक्तलाल जीवों की पीठ पर पंख थे, जो सख्त रक्तलाल तराजू से ढके हुए थे। करीब से देखने पर कोई उनके मुंह में तीखे मुंह के हिस्से बढ़ते हुए देख सकता था। गुप्त कक्ष के बाहर गुहे ने इन रक्तलाल जीवों को ध्यान से देखा, उनसे निकलने वाली रक्तमय आभा को महसूस किया और गुहे के होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। ये 18 रक्तलाल जीव रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा थे। रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा अंडे प्राप्त करने के बाद गुहे इस पर्वत घाटी में आए थे और इस गुफा का निर्माण किया था और अंडों को गुप्त कक्ष में रखा था। डूक्यू द्वारा वर्षों के पोषण के बाद रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा आखिरकार आज फूट पड़े। इससे गुहे कुछ हद तक प्रसन्न हुए और वे तुरंत निरीक्षण करने के लिए गुफा में आ गए। ये रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा बहुत बड़े नहीं थे, केवल सामान्य कीड़ों से थोड़े बड़े थे। हालांकि इन रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा से निकलने वाली आभा ने गुहे को संतुष्ट महसूस कराया। सभी 18 रक्तपिपासु विषैले सिकाडा अंडे से निकले, जिनमें से प्रत्येक में 4 सितारा राक्षस जानवर के बराबर ताकत थी, जो मानव डूलिंग की खेती के बराबर थी। हालांकि रक्तपिपासु विषैले सिकाडा कीड़े होने के कारण स्वाभाविक रूप से कम बुद्धिमान थे। भले ही गुहे ने उनके साथ एक स्वामी सेवक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, उनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए वे केवल सरल आदेशों को पूरा कर सकते थे। हालांकि गुहे कुछ हद तक निराश थे, लेकिन वे अनिच्छा से इसे स्वीकार कर सकते थे। जब तक ये जीव आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, भविष्य में उनकी ताकत बढ़ने के साथ उनकी बुद्धिमत्ता में सुधार होना चाहिए। इस दौरान गुहे ने जहरीले कीड़ों के बारे में कुछ प्राचीन पुस्तकें भी एकत्र कीं। इस समय वह पहले की तरह अज्ञानी नहीं था। इन प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने के माध्यम से गुहे ने सीखा कि प्राचीन काल में किसी ने विशेष रूप से इन शक्तिशाली जहरीले कीड़ों के लिए एक जहरीले कीट सूची बनाई थी। इसमें सैकड़ों शक्तिशाली जहरीले कीड़े दर्ज किए गए थे। उनमें से रक्तपिपासु विषैला सिकाडा जहरीले कीट सूची में 9वें स्थान पर था। यद्यपि रक्तपिपासु विषैले सिकाडा को सूची में उच्च स्थान दिया गया था, उन प्राचीन पुस्तकों में वर्णन के अनुसार उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं सीमित थीं, जो पूरी तरह से जीत के लिए बड़ी संख्या पर निर्भर थीं। यदि केवल 1 दर्जन या यहाँ तक कि दर्जनों भी होते, तो वे वयस्क होने के बाद भी बहुत उपयोगी नहीं होते। केवल जब उनकी संख्या हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजारों तक पहुँच जाती, तो वे असाधारण कीटों की सूची में अपनी रैंकिंग पर वास्तव में खरे उतर सकते थे। उस दृश्य के बारे में सोचते हुए जहां अनगिनत रक्तपिपासु विषैले सिकाडा आकाश को भर देते, अंतहीन हमला करते, गुहे कांप उठे। आखिरकार वयस्क होने के बाद रक्तपिपासु विषैले सिकाडा की ताकत 7 रैंक वाले दानव जानवर के बराबर थी, जो मानव डू पूर्वज क्षेत्र के बराबर थी। हजारों डू पूर्वज स्तर के जीवों के एक साथ काम करने से सबसे शक्तिशाली ताकतों को भी संभालना बेहद मुश्किल हो जाता। इसलिए अब गुहे को जो करना था वह था इन रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा को जल्दी से जल्दी परिपक्व करना और फिर उन्हें जल्द से जल्द प्रजनन करने देना। तभी मात्रा आसमान छू सकती थी। लेकिन ये कहना आसान था, इसे करना वाकई मुश्किल था। सबसे पहले रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा को परिपक्व करने के लिए डूक्यूई को डराना जरूरी था। सिर्फ यही जरूरत ज्यादातर लोगों को परेशान कर सकती थी। सौभाग्य से गुहे के पास 9 रंगों वाला पवित्र कमल था, जो सितारों की शक्ति को अवशोषित करके डूक्यूई को संघनित कर सकता था। अब इस घाटी में डूक्यूई इन रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा को परिपक्व करने के लिए पर्याप्त था।
बेशक रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा को सिर्फ डूक्यूई से परिपक्व करना काफ़ी नहीं था। रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा का स्वभाव स्वाभाविक रूप से रक्तपिपासु और हिंसक था। उन्हें अपने स्वभाव को उत्तेजित करने और उनके विकास में तेजी लाने के लिए रोज़ाना मांस और खून खिलाने की ज़रूरत थी। निश्चित रूप से सिर्फ डूक्यूई पर निर्भर रहना रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा को परिपक्व करने के लिए काफ़ी नहीं था। रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा का स्वभाव स्वाभाविक रूप से रक्तपिपासु और क्रूर था। उन्हें अपने स्वभाव को उत्तेजित करने और उनके विकास में तेजी लाने के लिए रोज़ाना मांस और खून खिलाने की ज़रूरत थी। ये सोचते ही गूहे का दिमाग घूम गया और उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक जानवर की लाश निकाली और उसे गुप्त कक्ष में फेंक दिया। खून और मांस की सुगंध ने तुरंत खून के प्यासे जहरीले सिकाडा का ध्यान आकर्षित किया। गुप्त कक्ष में भिनभिनाने की आवाज़ें गूंज उठीं। हालांकि ये खून के प्यासे जहरीले सिकाडा जानवर की लाश को खाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन गूहे के आदेश के बिना वे केवल चिंताजनक दहाड़ते हुए सहन कर सकते थे। ये दृश्य देखकर गूहे के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया। हालांकि इन प्राणियों की बुद्धि कम थी, लेकिन उनका एक फायदा था, वे पूरी तरह से आज्ञाकारी थे, बिना किसी अन्य अनावश्यक विचार के आदेशों का पालन करने में सक्षम थे। ठीक है, तुम शुरू कर सकते हो, गूहे ने आदेश दिया क्योंकि प्राणी अधिक से अधिक उत्तेजित हो गए। जैसे ही गूहे की आवाज़ गिरी, खून के प्यासे जहरीले सिकाडा जो मूल रूप से गुफा की दीवारों से चिपके हुए थे, कई खून के रंग की छायाओं में बदल गए, सीधे जानवर की लाश पर झपट पड़े। क्रंच क्रंच क्रंच। इसके बाद गुप्त कक्ष में चीरने और काटने की भयानक आवाज़ें गूंज उठीं, उनके दावत की आवाज़। एक पल के बाद गुप्त कक्ष में जानवर की लाश पूरी तरह से खा ली गई, एक भी हड्डी नहीं बची। ये दृश्य देखकर गूहे की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। इन दर्जन भर जीवों ने इतने बड़े जानवर की लाश को खाने के बाद अपने शरीर में कोई बदलाव नहीं दिखाया। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। अपनी आत्मा की शक्ति से सावधानी से महसूस करते हुए गूहे ने खून के प्यासे जहरीले सिकाडा में सूक्ष्म परिवर्तनों की खोज की। यह उनके आभा में एक बदलाव था। जानवर की लाश को खाने के बाद इन खून के प्यासे जहरीले सिकाडा की आभा और भी ज्यादा खूनी हो गई। रक्तलाल ऊर्जा के धागे उनके चारों ओर लिपटे हुए थे, जो एक नज़र में एक ठंडी सनसनी पैदा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में हर दिन एक जानवर की लाश लानी होगी। ये दृश्य देखकर गूहे कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। एक बार जब ये रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा कई गुना बढ़ गए, तो उन्हें जीवित रखने के लिए शायद बेहद शक्तिशाली जानवरों की लाशों की ज़रूरत होगी। रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा को गुप्त कक्ष में रहने और बाहर न जाने का आदेश देने के बाद गूहे धीरे धीरे गुफा से बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला, एक बेहद समृद्ध डूक्यूई उसकी ओर दौड़ा। चारों ओर देखने पर घाटी में अधिकांश शून्य कण जैसी धुंध से भर गया था, जिससे दृष्टि कुछ धुंधली हो गई थी। अपनी आत्मा की शक्ति को मुक्त करते हुए गूहे घाटी की स्थिति को पूरी तरह से देख सकता था। एक विचार के साथ गूहे की आकृति औषधि उद्यान के बगल में दिखाई दी। इस दौरान गूहे ने मितेर नीलामी घर की एक और यात्रा की और 3 टियर 6 आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगाईं जो उन्होंने एकत्र की थीं। अब औषधि उद्यान में टियर 4 और टियर 5 आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की उपेक्षा करते हुए टियर 6 आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की संख्या 15 तक पहुंच गई थी। ये देखकर कि बगीचे में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अच्छी तरह से बढ़ रही थीं, गूहे ने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर कएर द्वारा बनाए गए उद्घाटन का अनुसरण करते हुए वह घाटी से बाहर निकल गया। अगले ही पल गूहे की आकृति अपने स्वयं के यार्ड में वापस आ गई। जैसे ही वह मंडप की ओर चलने वाला था, गूहे ने अचानक अपना भाव बदल दिया, युनलान संप्रदाय के पीछे के पहाड़ की दिशा की ओर देखते हुए। इतनी शक्तिशाली आभा! गूहे ने अपनी आत्मा शक्ति जारी की, तुरंत एक मजबूत अपरिचित आभा को महसूस किया। ये है आत्माओं का हॉल। अध्याय 168 वुहू गाजियन। 2 शब्द हॉल ऑफ सोल्स उसके दिमाग में कौंधे और अचानक गूहे की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हालांकि उसकी ताकत पहले से ही बहुत मजबूत है, इन पिछले कुछ दिनों में गूहे ने बाहर जाकर सिस्टम स्पेस में संचित साधना को पूरी तरह से परिष्कृत करने का अवसर लिया। उसकी साधना अब 7 सितारा डू पूर्वज के स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? गूहे हॉल ऑफ सोल्स के आतंक को जानता है। हॉल ऑफ सोल्स के सामने उसकी वर्तमान ताकत किसी भी लहर को भड़काने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमेशा से गूहे ने खुद को छिपाने, अपनी ताकत को छिपाने और हॉल ऑफ सोल्स से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित न करने की पूरी कोशिश की है। हालांकि उसने इस तथ्य को लगभग अनदेखा कर दिया कि क्लाउड मिस्ट सेक्ट के भीतर एक हॉल ऑफ सोल्स गार्जियन छिपा हुआ है। मूल कार्य के बारे में सोचते हुए गूहे को याद आता है कि क्लाउड मिस्ट सेक्ट में छिपे हुए हॉल ऑफ सोल्स गार्जियन को वुहू गार्जियन कहा जाता है, जो हॉल ऑफ सोल्स का एक पृथ्वी स्तरीय गार्जियन है, जिसकी ताकत पहले से ही 7 सितारा डू पूर्वज के स्तर तक पहुंच चुकी है। अभी अभी की आभा से देखते हुए प्रतिद्वंद्वी भी स्पष्ट रूप से क्लाउड मिस्ट सेक्ट के पिछले पहाड़ से आया था।
इस दौरान पिछले पहाड़ में उसने जो हंगामा मचाया उसके बारे में सोचकर गुहे की रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। हालांकि उसके पास 9 रंग का पवित्र कमल है, लेकिन वुहू गार्जियन के लिए घाटी में प्रवेश करना असंभव है। हालांकि समय के साथ कुछ सुराग मिल सकते हैं। इस बारे में सोचते हुए गुहे की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। पिछले पहाड़ की घाटी में सब कुछ गुहे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुहे ये भी गारंटी नहीं दे सकता कि वुहू गार्जियन ने कुछ नोटिस किया है या नहीं। क्या होगा अगर? एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद गुहे की अभिव्यक्ति अचानक दृढ़ हो गई। उसने आरोहण चरण तकनीक को सक्रिय किया और उसकी आकृति आंगन में गायब हो गई, उस आभा की ओर बढ़ रही थी जो अभी अभी पीछे के पहाड़ से निकली थी। क्लाउड मिस्ट सेक्ट से कुछ ही दूर शून्य में राक्षसों और राक्षसों की तरह एक घना लाल धुंध दूर की ओर उड़ गया। लाल धुंध बहुत तेज थी। बस एक पल में यह एक बड़ी दूरी पार कर गई। जब लाल धुंध एक सुनसान पर्वत श्रृंखला पर उड़ी तो अचानक रुक गई। कुछ ही पलकों में ये सीधे आकाश में रुक गई और लाल धुंध धीरे धीरे पीछे हट गई, अंत में एक आकृति में बदल गई जिसकी विशेषताएं स्पष्ट थीं। आकृति ने ध्यान से आगे देखा और उसके भाव में गंभीरता का एक संकेत था। तुम कौन हो और तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? बहुत दूर नहीं, ऊंचे आकाश में एक लाल कमल का मंच शून्य में मंडरा रहा था, जो एक शानदार लाल रोशनी बिखेर रहा था। सफेद रंग की एक आकृति लाल कमल के मंच पर खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक चांदी का मुखौटा था। चमकदार लाल रोशनी के नीचे केवल एक छायादार आकृति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। लाल कमल मंच पर खड़ी आकृति स्वाभाविक रूप से गुहे थी। वह पवित्र कमल मंच पर खड़ा था। वहू संरक्षक के सवालों का सामना करते हुए गुहे ने जवाब नहीं दिया। आत्माओं के हॉल के तरीके रहस्यमय हैं। यदि दूसरा पक्ष भाग जाता है, कुछ जानकारी प्रकट करता है, उन्हें कुछ सुराग खोजने की अनुमति देता है, तो ये परेशानी होगी। गुहे को जवाब नहीं देते हुए देखकर वहू संरक्षक ने भौहें सिकुड़ी और फिर से पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? उसकी निगाहें गुहे पर ठंडी पड़ गईं और उसे अपने दिल में थोड़ी ठंड महसूस हुई। वह समझ सकता था कि यह रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति किसी भी तरह से उससे कमजोर नहीं था। हालांकि इस बार गुहे ने फिर भी जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसके शरीर से एक भयानक दबाव निकला जिसने वहू संरक्षक पर हमला किया। गुहे से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए वहू गार्जियन की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने गुस्से से डांटा, तुम जो भी हो, मैं आत्माओं के हॉल का सदस्य हूं। मुझ पर हमला करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। इतनी बकवास। पवित्र लोट्स प्लेटफॉर्म पर इन शब्दों को सुनकर गुहे ने सीधे वहू गार्जियन की ओर बढ़ते हुए उपहास किया। उसी समय लाल कमल मंच पर एक लाल पवित्र ढाल दिखाई दी जो गुहे को अंदर से मजबूती से बचा रही थी। हे, कितना घमंडी आदमी है। भले ही तुम एक मजबूत डू पूर्वज हो, हमारे हॉल ऑफ सोल्स की नज़र में तुम कुछ भी नहीं हो। भविष्य में तुम्हें आज हॉल ऑफ सोल्स को अपमानित करने के अपने फैसले पर पछतावा हो सकता है। गुहे के अपमानजनक रवैये ने वहू गार्जियन के गुस्से को बढ़ा दिया। तुम्हारे हॉल ऑफ सोल्स के सदस्य हमेशा ऐसे अर्थहीन शब्द बोलना पसंद करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं। लाल कमल मंच के अंदर गुहे ने अपना सिर उठाया वहू गार्जियन की ओर हल्के से बोलते हुए। उसने आखिरी हिस्सा नहीं कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि जियोयान हमेशा भागने में कामयाब हो जाता है। क्या तुमने हॉल ऑफ सोल्स के अन्य सदस्यों का सामना किया है? गुहे के शब्दों में निहित अर्थ सुनकर वहू गार्जियन की आंखें आश्चर्यचकित होकर थोड़ी चमक उठीं। वहू गार्जियन के सवाल का सामना करते हुए गुहे अचानक चुप हो गया, जवाब न देने का विकल्प चुना। उसके शरीर में मौजूद विशाल डू क्यूई उसके मेरिडियन से एक उग्र नदी की तरह बह रही थी, जिससे आसपास के स्थान में स्पष्ट उतार चढ़ाव हो रहा था। दुनिया में इस तरह का बदलाव केवल डू क्यूई के प्रवाह पर आधारित केवल एक डू पूर्वज स्तर के पावरहाउस द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। डू सम्राट स्तर के भीतर कोई और इसे हासिल नहीं कर सकता था। गुहे को फिर से चुप देखकर वहू गार्जियन की आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। उसने ठंडे स्वर में कहा, आज ये गार्जियन ये परखने और देखने आया है कि क्या तुम इस तरह के अहंकार के लायक हो। इस ठंडी खर्राटों के बाद वहू गार्जियन की उंगली हिली और एक तीखी खनकती हुई आवाज गूंजी। तुरंत लोहे की जंजीरें ऑक्टोपस के तंबुओं की तरह आवाज करते हुए गुहे पर क्रूर हमला किया। भयानक हमले का सामना करते हुए गुहे की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। जिस समय लोहे की जंजीरें हमला करने वाली थीं, उसने लाल कमल मंच को सक्रिय कर दिया जो सीधे टकरा गया। लाल कमल ढाल पर एक चमकदार लाल रोशनी के साथ शक्तिशाली बल ने सीधे विशाल श्रृंखला को उड़ा दिया। लाल कमल ढाल की रक्षात्मक शक्ति बेहद आश्चर्यजनक थी और वहू गार्जियन के हमले ने गुहे को थोड़ा खतरा पैदा किया। हालांकि यह केवल एक प्रारंभिक आदान प्रदान था। लाल कमल ढाल और श्रृंखला की टक्कर ने पहले से ही एक बहरा गर्जन पैदा किया और सभी दिशाओं में एक बढ़ती ऊर्जा लहर फैल गई।
इतना मजबूत बचाव। हमले के बाद वहू गार्जियन ने बरकरार लाल कमल ढाल को देखा, एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रकट की। यहाँ तक कि एक साधारण डू पूर्वज को अपने पिछले हमले का विरोध करना मुश्किल होगा। फिर भी इस व्यक्ति ने लाल कमल मंच के साथ इसे आसानी से रोक दिया। क्या कीमती खजाना है। यह महसूस करते हुए वहू गार्जियन ने गुहे के पैरों के नीचे लाल कमल मंच को कुछ लालच के साथ देखा। अगर उसे ये लाल कमल मंच मिल जाता तो उसकी ताकत निस्संदेह बहुत बढ़ जाती। हे, क्या तुम इस कछुए के खोल के पीछे छिपकर मुझसे लड़ने की योजना बना रहे हो? इसके बाद वहू गार्जियन ने गुहे की ओर देखा, उसके स्वर में उपहास की झलक थी। वहू गार्जियन के उपहास का सामना करते हुए गुहे अविचलित रहा। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अचानक आग की एक गेंद बाहर निकली। उसके हाथ में लौ बैंगनी और लाल रंग का एक अजीब मिश्रण थी जो बेहद आकर्षक लग रही थी। जिस क्षण गुहे के हाथ में लौ दिखाई दी, वहू गार्जियन ने उस पर नजर डाली और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसका स्वर भय से भर गया। ये एक स्वर्गीय लौ है। अध्याय 169 युद्ध। ये किस तरह की स्वर्गीय ज्वाला है? शून्य में वहू गार्जियन ने गुहे की हथेली में स्वर्गीय ज्वाला को देखा। कुछ देर बाद उसकी भावनाएं आखिरकार शांत हो गईं। उसने गहरी आवाज में पूछा, इसे आजमाओ और तुम्हें पता चल जाएगा। गुहे ने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसके हाथ में स्वर्गीय ज्वाला अचानक हिंसक हो गई, आग के एक मोटे स्तंभ में तब्दील हो गई जो वहू गार्जियन की ओर तेजी से बढ़ रही थी। गुहे को बिना किसी हिचकिचाहट के घातक बल का सहारा लेते देख वहू गार्जियन का चेहरा बेहद उदास हो गया। अत्यंत अहंकारी वहू गार्जियन ने दहाड़ लगाए और उसके हाथ में 5 लोहे की जंजीरें अजगर की तरह आग के विशाल स्तंभ की ओर तेजी से झूलने लगीं। हालांकि अगले ही पल वहू गार्जियन के चेहरे पर अचानक भय का भाव दिखाई दिया। जैसे ही 5 अजीबोगरीब लोहे की जंजीरें आग के स्तंभ को छूती हैं, वे एक पल में पिघले हुए लोहे की धारा में बदल जाती हैं। चटकने की आवाज़ गूंजती है। लोहे की जंजीरें तरल हो जाती हैं और आग के स्तंभ से पिघल जाती हैं। अच्छा नहीं, वहू गार्जियन के चेहरे पर अचानक झटका दिखा। आग का विशाल स्तंभ अभी भी बिना रुके गति से सीधे वहू गार्जियन की ओर बढ़ा। लानत है। महत्वपूर्ण क्षण में वहू गार्जियन दहाड़ता है और एक घना और भयानक काला कोहरा तुरंत उभरता है जो उसे घेर लेता है। जैसे ही काली धुंध ने वहू गार्जियन को ढांक लिया, आग का विशाल स्तंभ एक जोरदार विस्फोट के साथ टकराया। धमाका। एक बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ आग का विशाल स्तंभ सीधे काली धुंध में फट गया। अगले ही पल काली धुंध से एक दयनीय चीख गूंजी जो ये संकेत दे रही थी कि वहू गार्जियन को एक गंभीर झटका लगा था। थोड़ी देर बाद काली धुंध तेजी से लुढ़की, जिससे अंदर वहू गार्जियन की काली आकृति दिखाई दी। इस समय वहू गार्जियन, हालांकि अभी भी अपना असली रूप देखने में असमर्थ था, उसने एक कमजोर आभा उत्सर्जित की और आसपास का काला कोहरा बहुत पतला हो गया था। कमीने, तुम कौन हो? तुमने मुझे ऐसी निराशाजनक स्थिति में क्यों डाला? वहू गार्जियन का चेहरा लोहे जैसा नीला हो गया। उसने गुहे को देखा जो कुछ ही दूरी पर शांत था और गुस्से में दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। हे, तुम अभी भी इतनी जोर से चिल्ला सकते हो? लगता है कि मैं अभी बहुत हल्का था। वहू गार्जियन के गुस्से से अप्रभावित गुहे का दिमाग हिल गया और स्वर्गीय ज्वाला की एक किरण तुरंत उसकी हथेली में प्रकट हुई। गुहे की हथेली में ज्वाला को फिर से प्रकट होते देख वहू गार्जियन की पलकें फड़क उठीं और डर की भावना उभरी। अभी अभी उसने इस ज्वाला के आतंक का अनुभव किया था। अगर उसने इसे फिर से सहन किया तो उसे डर था कि वह यहाँ मर सकता है। वह बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। वहू गार्जियन के विचार इस बात पर विचार करते हुए दौड़ पड़े कि इससे कैसे निपटा जाए। केवल इसी तरह एक पल के बाद वहू गार्जियन ने जल्दी से एक निर्णय लिया। उसने गहरी सांस ली, अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और अचानक एक काली धुंध उभरी जो उसके सामने मंडरा रही थी। काली धुंध के भीतर एक मजबूत आत्मा के उतार चढ़ाव को महसूस किया जा सकता था। कुछ हद तक दर्दनाक नज़र से इस काली धुंध को देखते हुए वहू गार्जियन एक पल के लिए झिझका, फिर अपने दांत पीस लिए। उसके हाथ की हरकत से काली धुंध अचानक फैल गई, फिर तेजी से सिकुड़ गई। अंत में एक भ्रामक आत्मा आकृति उसमें से बाहर निकल गई। जैसे ही आत्मा आकृति दिखाई दी, वहू गार्जियन ने अपना मुंह खोला और एक काली धुंध बाहर निकली जिसने आत्मा आकृति को लपेट लिया। काली धुंध से घिरी आत्मा आकृति को कुछ महसूस हुआ। ये हिंसक रूप से संघर्ष करती रही और भयावह आत्मा उतार चढ़ाव की लहर फैल गई। आत्मा आकृति को संघर्ष करते हुए देखकर वहू गार्जियन ने ठंडी सांस ली। फिर उसने अपना मुंह चौड़ा खोला, एक शक्तिशाली चूषण बल बाहर निकला और आत्मा आकृति सीधे उसके मुंह में चली गई। इस आत्मा आकृति को निगलने के बाद वहू गार्जियन के चारों ओर घूमती काली धुंध और भी घनी हो गई और उसकी आभा और भी जोरदार हो गई। हालांकि वहू गार्जियन यहीं नहीं रुका। उसने एक बार फिर काली धुंध से एक आत्मा की आकृति को बाहर निकाला और खाना जारी रखा।
जैसे जैसे उसने और अधिक आत्मा की आकृतियां खाईं, भयानक काली धुंध फैलने लगी और वहू गार्जियन की आभा और भी मजबूत हो गई। कुछ ही दूर पर वहू गार्जियन की अचानक हरकतों से गूहे कुछ पल के लिए विचलित हो गया। जल्द ही स्थिति को समझते हुए उसने मूल कार्य को पढ़ा था। उसे हॉल ऑफ सोल्स के कुछ तरीकों के बारे में पता था और उनमें से एक था आत्मा की आकृतियों को खाकर ताकत बढ़ाना। एक के बाद एक आत्मा की आकृति को बेरहमी से खाते हुए देखकर गूहे चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। आत्मा की आकृतियों को खाकर खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हो, मेरी निगरानी में नहीं। हालांकि ये आत्मा की आकृतियां विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थीं, लेकिन उनकी संख्या वहू गार्जियन को संभावित रूप से एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दे सकती थी। गूहे के चिल्लाने के तुरंत बाद वहू गार्जियन के सामने तुरंत प्रकट होने वाले असेंशन स्टेप्स का उपयोग किया गया। उसके बाद गूहे की हथेली में स्वर्गीय ज्वाला फूट पड़ी, जो एक विशाल आग के गोले में बदल गई। विशाल आग के गोले को ऐसे पकड़े हुए मानो वह एक चमकता हुआ सूरज पकड़े हुए हो। बिजली की रोशनी की एक लकीर अंतरिक्ष में फैल गई। एक फ्लैश में गूहे ने वहू गार्जियन के सामने तैरती काली धुंध पर जोरदार प्रहार किया। विशाल आग का गोला धुंध से टकराया, जिससे वहू गार्जियन के हाव भाव में भारी बदलाव आया। जैसे ही वह प्रतिक्रिया करने वाला था, काली धुंध अचानक फट गई। भ्रामक आत्मा आकृतियां तेजी से बाहर निकलीं और सभी दिशाओं में बिखर गईं। इस आदमी ने कितनी आत्मा आकृतियों को पकड़ा। सभी दिशाओं में भागती हुई अनगिनत आत्मा आकृतियों को देखकर गूहे का मुंह थोड़ा सूखा महसूस हुआ। आत्माओं के हॉल के ये लोग वास्तव में निर्दयी थे। कमीने, मेरी आत्मा की थैली को नष्ट करने की हिम्मत। असंख्य आत्मा आकृतियों को भागते हुए देखकर वहू गार्जियन की आंखें लाल हो गईं। उसके अंदर से एक गहरी हत्या की भावना उमड़ी और अजगर की तरह लोहे की काली जंजीरें गूहे की ओर तेजी से झपटी। वहू गार्जियन के गुस्से भरे हमले का सामना करते हुए गूहे शांत रहा। वह तेजी से पीछे हटा और स्वर्गीय ज्वाला भड़क उठी, जिससे एक विशाल आग का गोला बन गया जो लोहे की जंजीरों से बुरी तरह टकराया। धमाका! जैसे ही लोहे की जंजीरें आग के गोले से टकराईं, वे एक जोरदार आवाज के साथ फट गईं और एक विशाल ऊर्जा उतार चढ़ाव फैल गया। आज, चाहे तुम कहीं से भी आए हो, मैं तुम्हारी आत्मा का उपयोग उन भागती हुई आत्माओं को रोकने के लिए करूंगा। वहू गार्जियन की उग्र दहाड़ आसमान में गूंज उठी। तुरंत उसके शरीर से 5 काली जंजीरें निकलीं, जिनमें से प्रत्येक पहले से भी अधिक सघन भयानक काली धुंध से भरी हुई थी। जैसे ही वह दहाड़ रहा था, 5 काली जंजीरें अचानक नीचे आ गईं और फिर फुसफुसाती आवाज़ों के साथ उन्होंने गूहे पर जमकर हमला किया। प्रत्येक जंजीर पर हत्या की भावना बहुत अधिक थी। अध्याय 170 वर्मिलियन बदसील। वहू गार्जियन गंभीर रूप से घायल। सांस छोड़ें। शून्य में 5 लोहे की जंजीरें, जैसे कि ड्रैगन गुजर रहे हों, गूहे की ओर गोली चलाते हुए एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रही थीं। हालांकि जैसे ही 5 लोहे की जंजीरें गूहे को मारने वाली थीं, वहू गार्जियन को अचानक एहसास हुआ कि गूहे की आकृति मूल स्थान से गायब हो गई थी। 5 लोहे की जंजीरें अपने लक्ष्य पर वार करने में विफल रहीं, जिससे शून्य में गड़गड़ाहट हुई। वहू गार्जियन ने जल्दी से लोहे की जंजीरों को वापस खींच लिया और सतर्कता से आसपास के वातावरण को स्कैन किया। वह कहाँ है? वहू गार्जियन के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि वह गूहे का पता नहीं लगा पाया। वहू गार्जियन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि गूहे चले जाएंगे। गूहे की आभा को महसूस करने में असमर्थ, उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। अचानक वहू गार्जियन को कुछ महसूस हुआ और उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपने सिर के ऊपर देखा, जिससे एक डरावनी नजर आई। वहू गार्जियन के सिर के ऊपर गूहे लाल कमल मंच पर खड़ा था और शानदार हाथ की मुहरें बना रहा था। हाथ की मुहरें तेजी से बदल गईं और थोड़ी देर बाद वे अचानक एक रहस्यमयी मुहर में बदल गईं। मुहर के अंदर का अंगूठा नुकीला था और तर्जनी उंगलियां 2 सांपों की तरह आपस में जुड़ी हुई थीं, जिससे एक रहस्यमय और जटिल पैटर्न बन गया। मुहर के जमने के साथ गूहे की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं और एक चमकदार चमक ठोस किरणों की तरह बाहर निकली। इसने नीचे खड़े वहू गार्जियन को सदमे और डर का एहसास कराया। डू स्किल वर्मिलियन बर्ड सील। अपने हाथों को लहराते हुए गूहे की उंगलियों के बीच कई रहस्यमयी मुहरें उभरीं। एक पल में दर्जनों मुहरें एकत्रित हो गईं, जिससे शून्य में एक चमकदार तारों वाला पैटर्न बन गया। इसके बाद तारों वाले पैटर्न से एक तेज और मधुर ध्वनि गूंजी। एक सुंदर और विशाल आकृति धीरे धीरे उसमें से उभरी। पूरी तरह से लाल रंग की लपटों से ढका हुआ वर्मिलियन बर्ड भ्रम एक अत्यंत हिंसक और झुलसाने वाली आभा को बाहर निकाल रहा था। ये शून्य में एक विशाल जानवर की तरह खड़ा था, मानो ये पूरे आकाश और पृथ्वी को जला सकता हो। जैसे ही गूहे ने हाथ की मुहरों को संभाला, उसके सामने तैरता हुआ वर्मिलियन बर्ड भ्रम अचानक एक चमकदार चमक के साथ फूट पड़ा, जो हवा में लटके हुए एक चमकते हुए सूरज जैसा लग रहा था। जिस क्षण वर्मिलियन बर्ड भ्रम प्रकट हुआ, गूहे के आसपास का स्थान हिंसक रूप से कंपन करने लगा। इससे निकलने वाले भयानक दबाव ने नीचे वहू गार्जियन को दमन की भावना महसूस कराई। वहू गार्जियन ने भयभीत निगाह से देखा और उसे वर्मिलियन बर्ड भ्रम पर टिका दिया।
इसके भीतर छिपी भयानक ऊर्जा को महसूस करते हुए वहु गाजियन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। इस भयानक ऊर्जा ने डू जोंग पावरहाउस को भी वास्तविक धड़कन का एहसास कराया। जाओ, वर्मिलियन बर्ड भ्रम के बनने के बाद गूहे ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसका अंगूठा फड़फड़ाया और हाथ की मुहर को उग्रता से आगे भेजा गया। वर्मिलियन बर्ड भ्रम ने तुरंत उसे छोड़ दिया, एक लाल रंग की रोशनी में बदल गया जो बिजली की तरह वहु गाजियन की ओर बढ़ी। लाल रंग की रोशनी को पास आते देख वहु गाजियन भी चकित रह गया। जैसे ही वह बचने वाला था उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्मिलियन बर्ड भ्रम ने पहले ही उसकी आभा को जकड़ लिया था। ये किस तरह का डू कौशल है? इसमें इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? वर्मिलियन बर्ड भ्रम को तेजी से पास आते देख वहु गाजियन का चेहरा और भी गंभीर हो गया और उसका दिल सदमे से भर गया। अगले ही पल वहु गाजियन के शरीर से घना काला कोहरा निकला जिससे स्थानिक उतार चढ़ाव होने लगे। काली धुंध के भीतर की ऊर्जा भारी थी। शून्य में वर्मिलियन बर्ड भ्रम आकाश में उड़ गया, एक पल में काली धुंध के सामने प्रकट हो गया। इस समय वहु गाजियन को आखिरकार इस चमकदार लाल रंग की रोशनी का स्पष्ट दृश्य देखने को मिला। दिव्य फीनिक्स। वर्मिलियन बर्ड भ्रम की असली उपस्थिति को देखकर वहु गाजियन ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी। फिर उसकी नज़र वर्मिलियन बर्ड भ्रम की उपस्थिति पर पड़ी और वह थोड़ा चौंक गया। उसकी आंखों में अविश्वास की भावना उमड़ पड़ी। क्या ये बंदा दिव्य फीनिक्स कबीले से हो सकता है? इस दुनिया में सिंदूरी पक्षी का कोई अस्तित्व नहीं था। ये देखकर कि सिंदूरी पक्षी का भ्रम दिव्य फीनिक्स कबीले से इतना मिलता जुलता था, वहु गाजियन ने अपने मन में अटकलें लगानी शुरू कर दीं। उसके दिल में आश्चर्य केवल एक पल तक रहा। अचानक एक भयानक ऊर्जा ने वहु गाजियन के सभी विचलित करने वाले विचारों को बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई और उसने अपने हाथ हिलाए। जैसे ही उसने इशारा किया उसके चारों ओर घनी काली धुंध हिंसक रूप से हिलने लगी। फिर नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से धुंध गायब हो गई। बस कुछ ही सांसों में व्यापक काली धुंध गायब हो गई जिसकी जगह एक सिर के आकार का काला ऊर्जा क्षेत्र आ गया। ऊर्जा क्षेत्र उसके सामने तैर रहा था और इसकी सतह बहुत गहरी काली थी। इसे देखने से लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनका मन इसमें खींचा जा सकता है। इसे थोड़ी देर के लिए भी देखने से इस भयानक काले क्षेत्र के प्रति भय की भावना पैदा हो गई। काले क्षेत्र के प्रकट होने के साथ वहु गाजियन की आभा काफी कम हो गई। उसने अपने दांत पीस लिए, अपनी उंगलियां चटकाईं और काला गोला बाहर निकल आया। एक पल में ये तेजी से आ रहे वर्मिलियन बर्ड भ्रम से हिंसक रूप से टकराया। दोनों ताकतें, जिनमें भयानक ऊर्जा थी जो डू पूर्वज विशेषज्ञों को भी चकित कर सकती थी, अपेक्षित जोरदार धमाके के बिना टकरा गईं। इसके बजाय दो दुर्जेय ऊर्जाएं, एक लाल और दूसरी गहरी काली, एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती थीं। जहां वे मिले वहां अंतरिक्ष तीव्रता से मुड़ गया। उपस्थिति ने सुझाव दिया कि अंतरिक्ष अचानक फट सकता है। दो भयानक ऊर्जाओं के आपसी क्षरण के दौरान एक मूर्त बल की तरह लगभग 100 झांग चौड़ी ऊर्जा तरंग संपर्क बिंदु से फैल गई। इस दुर्जय ऊर्जा तरंग के प्रभाव में नीचे के पहाड़ों में कई जादुई जानवर जल्दी से नीचे उतरे। वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि अगर वे हिंसक ऊर्जा से छू गए तो आज का परिणाम असाधारण रूप से दुखद होगा। ऊर्जा तरंग की सीमा बेहद व्यापक थी, जो लगभग 100 गज के दायरे में फैली हुई थी। कुछ देर तक आसमान में गरज चमक होती रही और बादल तेजी से घिरते रहे। इस चौंकाने वाली घटना ने कई जादुई जानवरों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया और वे जल्दी से वहां से भाग गए। दोनों ऊर्जाओं का आपसी क्षरण कुछ मिनटों तक चला। अंत में एक जोरदार गर्जना के साथ एक जबरदस्त मजबूत काले और लाल ऊर्जा की लहर अचानक बह गई। काले और लाल ऊर्जा की लहर आसमान में फैल गई और इसके साथ आए दमनकारी बल ने नीचे पहाड़ों के पेड़ों को चटकने की आवाज के साथ तोड़ दिया। पेड़ों के भीतर छिपे अनगिनत जादुई जानवर चौंक गए और घबराकर भाग गए। यहाँ तक कि इस ऊर्जा के प्रभाव में कुछ ऊंची चोटियां भी सीधे फट गईं और कई विशाल चट्टानों के साथ ढह गईं। ये चट्टानें नीचे गिर गईं, जिससे एक अशांत दृश्य बन गया। कुछ समय के लिए ये पर्वत श्रृंखला सबसे अराजक क्षण में उतर गई।